हेलो, यस, एम आई ऑडिबल? रूपल मेरे को व्हाट्सएप कर देना. सो आई एम स्टार्टिंग नाउ इन 2 minutes. विल वेट फॉर अदर्स टू ज्वाइन. एंड उसके पहले आप लोग इस पोर्शन ऑफ द पेज पर आ जाइए. इवन इफ यू वर नॉट प्रेजेंट दैट डे, यू विल स्टिल अंडरस्टैंड द डिस्कशन. जस्ट अ मिनट. कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आता ही रहता है. ओके. अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो एक व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर लीजिएगा. एंड इवन आई विल डू दैट इन बिटवीन. ओके, सो let me recapitulate the basics. We as business houses, we are operating in the environment and we are influenced by the environment. बिना environmental factors को study किए हुए हम कोई भी decision नहीं ले सकते. So we have to follow, we have to monitor the various factors in the environment. उस factors को देखते हुए हम आगे जा पाएंगे. And let me remind you, this discussion is going to be interactive. तो मैं WhatsApp ग्रुप में आपसे कई queries थ्रो करूंगा and you have to reply to me. Okay? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. इसके पहले we have done the internal environment. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं external environment. तो external environment के दो classification यहां नजर आ रहे हैं आपको भी. One is your micro environment. The other day we discussed the name. And the another one is macro environment. So when I say the word micro environment, which is also known as operating environment, आप ये लिख लीजिए because ये MCQ में आता है. उस दिन मैंने लिखवा दिया था आपको. And another one is task environment. So there are three names: micro environment, we have task environment, we have operating environment. All are the same. And micro के अंदर we have organization, customers, competitors, intermediaries, market and suppliers. पहले 20 minutes थोड़े से ड्राई हैं बिकॉज माइक्रो एनवायरनमेंट में उतना हलचल और बड़ा डिस्कशन अच्छे लेवल का मतलब मजा नहीं आता है. ऑफ कोर्स इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट, बट मैक्रो में आप देखोगे बहुत हलचल मचेगा. आपको लगेगा यस यही तो कारण है कि हम एनवायरनमेंट फैक्टर्स को बहुत बखूबी देखते हैं. तो आज मेरा टारगेट ये दोनों को करने का है. लेट्स सी कितना टाइम परमिट करता है. नाउ इंटरनल एनवायरनमेंट की मैं बात कर रहा हूं, ये हमने ऑलरेडी उस दिन कर चुके थे. नाउ आई एम स्टार्टिंग द मैक्रो, that is a micro one. ये भी मैंने पिछले दिन करवा दिया था. If you were absent, you will see the backup from the app. ऐप में भी ऐड करवाया जा रहा है BC के लाइव क्लासेस बोलकर. Now look here. माइक्रो एनवायरनमेंट वो फैक्टर्स होते हैं जो डे टू डे फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं. और ज्यादातर माइक्रो एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं वो आपके मार्केटिंग को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं. मैं दिखाऊंगा कैसे. उसमें से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने जरूर नजर डाल लिया होगा. दैट इज योर, यहां पर देखो, कस्टमर्स. तो कस्टमर्स से आपके मार्केटिंग डायरेक्टली अफेक्ट हो जाती है. आपके कॉम्पिटिटर्स के एक्शन से आपकी मार्केटिंग डायरेक्टली अफेक्ट हो जाती है. तो दे अफेक्ट योर डे टू डे ऑपरेशंस. सो माइक्रो एनवायरनमेंट आपके डे टू डे ऑपरेशंस को बहुत अच्छी तरह डायरेक्टली अफेक्ट करता है. तो आपकी मार्किंग्स में ये रिफ्लेक्ट हुआ होना चाहिए था डे टू डे फंक्शनिंग को लेकर. और मैक्रो एनवायरनमेंट ओवरऑल कि कंपनी को अब नया क्या करना चाहिए. जैसे मैं बार बार आपको एग्जांपल देता हूं कि गवर्नमेंट ने कोई टैक्स हॉलिडे डिक्लेयर किया है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में. तो जो यूनिट्स एकदम नॉर्दर्न इंडिया में थी वो भी कई बार नॉर्थ ईस्ट चली जाती है उसका फायदा उठाने के लिए. तो ओवरऑल हमारे ब्रॉड स्ट्रैटेजीज क्या होने चाहिए, इसके लिए वी टॉक अबाउट द वर्ड मैक्रो एनवायरनमेंट. तो मैक्रो एनवायरनमेंट ओवरऑल डायरेक्शन के लिए हमें हेल्प करते हैं. तो आप एमसीक्यू लिखिए क्योंकि चूज करने आता है कि मैक्रो हमें क्या चीज के लिए हेल्प करते हैं, डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं या ओवरऑल डायरेक्शन के लिए हेल्प करते हैं. दैट इज द मैक्रो एनवायरनमेंट. ओके, सो आइए माइक्रो को फिर से पढ़ते हैं. दे माइक्रो एनवायरनमेंट इज द इमीडिएट एनवायरनमेंट विथ विच द फर्म इंटरैक्ट्स. इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल एनवायरनमेंट. वाओ, ये तो और गजब बात पता चला. माइक्रो को हम लोग इंटरनल भी बोल देते हैं कई बार. तो अगर ये कंफ्यूजन क्वेश्चन आएगा दैट डैश एनवायरनमेंट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल, then that is the micro one, because macro is actually the pure external environment. है वो externally पर इसको popularly ये भी बोलते हैं. Micro environment is related to small area या immediately firm के जो scope को affect करता है, activities को affect करता है. Micro environment affects business and marketing in the daily operation level. जैसा कि मैंने आपको consumers and competitors वाले point से दिखलाया भी. एक दो चीज रिपीट कर दूं
यहाँ पे वो लाइंस याद नहीं करने, पर जहाँ पे पंच लाइंस है या जहाँ पर ट्रिकी वर्ड है उस पर एमसीक्यू आता है, या कोई स्टेटमेंट को घुमाकर, वो मैं जगह जगह फोकस करते जा रहा हूँ। तो माइक्रो एनवायरनमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, अभी हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर दी वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट एक एक करके। तो ये अभी मैं पेंडिंग छोड़ा हूँ, बिकॉज वंस यू डू दैट इन डिटेल ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। Now, macro environment is the general environment which affects the working of all firms. तो ये MCQ में आता है, लिख लिया। Dash is the general environment which affects the working of all firms. This is called macro. Macro is largely external and it is beyond the direct influence of the firm. मैंने उस दिन बताया था ना, आप मैक्रो को अफेक्ट कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। अब तुम बोलोगे मैंने पॉलिटिकल पार्टी को घूस दे दिया, वो मेरे हिसाब से काम करेंगे। यू कैन नॉट राइट दिस। So it is beyond the direct influence of the firm. Macro environment consists of so एक लंबा लिस्ट दिया हुआ है। It establishes interacting and interdependent relations, ये भी रीडिंग कैटेगरी का है, मतलब you may not read also, मतलब ये वो जनरल ज्ञान है। बट आपको ये क्लियर हो गया दैट मैक्रो एनवायरनमेंट इज द ब्रॉड एस्पेक्ट। मैक्रो एनवायरनमेंट गिव्स द जनरल डायरेक्शन टू द फर्म। मैक्रो एनवायरनमेंट इज द जनरल एनवायरनमेंट। ये और कब समझ में आएगा, जब पहले हम लोग माइक्रो के फैक्टर्स को तोड़ तोड़ कर देख लेंगे। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला फैक्टर कस्टमर्स। सर आप जो एक पॉइंट बोला था ना, अब तो मैं पूरा सहमत हूं आपसे दैट माइक्रो एनवायरनमेंट, ये जो लाइन देखो आप यहां पर, affects the marketing in the daily operation level. Did you get this line? That micro environment affects the marketing in the daily operation level. तो yes sir, I agree with this because customers दिखा दिया आपने, तो ये बहुत साबित हो गया इस पॉइंट को लेकर। तो आइए एक एक अंदर से पढ़ते हैं पहले कस्टमर्स वाले पॉइंट को। आई एम अज्यूमिंग यू हैव दिस टाइप ऑफ बुक, या आप इंस्टीट्यूट की बुक से भी अगर कर रहे हैं, इट्स ऑल द सेम। कस्टमर्स के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिनको लेकर क्वेश्चंस आते हैं, अब हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, द एम ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट कस्टमर्स, रिटेन कस्टमर्स, या बोथ। कस्टमर्स मिल गए पर अगर आप उनको रिटेन नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब आपका मार्केट शेयर कम होगा, वो आपसे खुश नहीं है, उनका आपके प्रति लॉयल्टी नहीं है। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट इज टू क्रिएट एंड रिटेन कस्टमर। अब मैं ध्यान से एक बात बोलने जा रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनना, और तुम लोग से क्वेश्चन पूछूंगा। जब रेडियो व्हाट्सएप ग्रुप में अपने आंसर्स को टाइप करने के लिए, मैं भी चेक करने के लिए रेडी हूं। जब इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा होता है, जैसे अभी आप चल रहे हैं, देख रहे हैं कि पैंडेमिक के बाद जब इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा होता है, तो उस इकोनॉमिक स्लोडाउन के समय क्या हमें नए कस्टमर्स मिलेंगे? मतलब नए कस्टमर्स क्या बहुत इजीली मिलेंगे? नए कोई भी बिजनेस हाउस को, लोगों की इनकम अभी कम हुई हुई है, स्पेंडिंग पावर, परचेजिंग पावर कम हुआ हुआ है। तो एक मंत्र जो आपको लगता है कि हर बिजनेस हाउस को क्या ध्यान रखना चाहिए, चलिए मैं ही बता देता हूं, इसमें आपसे टाइप नहीं कराएंगे, कि आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो आपसे खुश हो, कम से कम कि वो आपके पास, सपोज को आप एएमसी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए अगले साल फिर आए, अगर एग्जिस्टिंग वाले भी खुश नहीं है, नए को तो हासिल करना भी बहुत मुश्किल है। और जो एग्जिस्टिंग आपके पास सपोज आते हैं हर साल कोई रिन्यूअल के लिए, या कोई ऐसा आपका प्रोडक्ट है जिसमें हर साल आपसे कुछ खरीदते हैं, वो कहीं और कहीं स्विच ओवर ना कर ले, बिकॉज रिटेंशन से ही आपका मार्केट शेयर या खर्चे निकलते रहेंगे। तो क्रिएट कस्टमर्स कर लेना से उचित नहीं है कि हाँ मैंने बहुत कस्टमर्स क्रिएट कर लिए, बहुत खुश हूं मैं। रिटेन करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये अपने आप को याद आप रहेगा एग्जाम में, जब ये एमसीक्यू आया हुआ एग्जाम के पेपर में, क्रिएट एंड रिटेन इज द राइट ऑप्शन। Customers are the people who pay money to acquire an organization's products. The products may be in the form of goods or services. The organizations cannot survive without customers. जनरल ज्ञान था, इसमें कुछ समझाने की नहीं है। अब एक नया लाइन देखोगे, मैंने क्या वर्ड यूज किया, लुक हियर एवरीवन, तुम भी अपने हाथ से लिखना, कस्टमर। अब यहां पे एक लाइन मिलेगा, कस्टमर्स, ये भी, इस पे भी एमसीक्यू आया हुआ है, दैट इज इट द करेक्ट स्टेटमेंट, मे और मे नॉट बी अ कंज्यूमर। ओह, व्हाट इज दिस? एक कस्टमर है वो मे और मे नॉट बी अ कंज्यूमर है। सर क्या फर्क होता है? कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर इज द वन हु अल्टीमेटली कंज्यूम्स अ प्रोडक्ट। अब तुम रिटेलर से कॉपी लेके आए हो, तुम फाइनली इसको कंज्यूम करोगे, मतलब यूज करोगे कॉपी को, पर एक रिटेलर भी तो कस्टमर रहा होगा होलसेलर का। वॉज ही एक्चुअली यूजिंग द कॉपी? नो। सो अ कस्टमर मे, और मेरे संग संग संग, मे नॉट बी अ कंज्यूमर। कंज्यूमर ये होता है, आपने अभी अभी देखा।
अ कंज्यूमर ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजिशन इन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मेरी पीएचडी की हुई है आपके क्वेश्चंस में, तो ये भी एग्जाम में एक क्वेश्चन था, हु ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन। तो इस पर भी अगर एग्जाम में आपको पूछे, यहाँ एमसीक्यू लिखो, कंज्यूमर ऑक्यूपाइज। बहुत कंफ्यूजिंग है, इसमें कंज्यूमर को चुना है। ये सुनने में इजी लग रहा होगा, कस्टमर एंड कंज्यूमर को लेके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे कंज्यूमर इज ऑक्यूपाइंग द सेंट्रल पोजीशन इन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। द मार्केटर हैज टू क्लोजली मॉनिटर and analyze the changes in consumer taste and preferences, their buying habits। कोई मेरे को बता सकता है इंडिया में what is the buying habit of a consumer usually? अगर मैं सपोज गारमेंट्स इंडस्ट्री की बात करूं, अब आइए आपका सवाल ये है और टाइम शुरू होता है अब। what is the buying pattern in इंडिया? इंडिया में गारमेंट्स और यूजुअली अगर मैं सपोज फ्लिपकार्ट के लिए एक स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, तो और अभी फ्लिपकार्ट को सपोज आइडिया नहीं है, तो इंडिया में बाइंग हैबिट्स क्या चीज़ पर डिपेंड करता है? व्हाट व्हेन द बाइंग हैबिट्स और बाइंग ट्रेंड इंक्रीजेज, किस किस मंथ में बाइंग पैटर्न आप ज़्यादा देखते हैं? व्हेन द बाइंग पैटर्न इंक्रीजेज। ट्राई प्लीज़, मैं बैठ जा रहा हूँ, सोचिए आप लोग कि इंडिया में बाइंग पैटर्न कब इंक्रीज होता है। लोग लिख रहे हैं विच पार्ट ऑफ द ईयर द बाइंग पैटर्न इंक्रीजेज, कब क्या ट्रेंड देखा जाता है? ये फ्लिपकार्ट वाले लोग, अमेजॉन, मिंत्रा, टाटा क्लिक लग्जरी, एंड नाउ, ऐसे करके बहुत सारे हैं। तो बाइंग पैटर्न में व्हाट इज द थिंग विच वी ऑब्जर्व? कुछ आंसर्स आने लगे हैं, कुछ बच्चे आज क्लास नहीं करेंगे, दे आई विल गिव देम द बैकअप। ओके, मैं 10 सेकेंड और दे रहा हूं, 5 सेकेंड और दूंगा। ओके, बस ठीक है। लोगों ने लिखा है सस्ते में अच्छा लेना, ठीक है, ये तो एक बात है। मैंने बोला था किस पीरियड ऑफ द ईयर क्या पैटर्न देखने को मिलता है? यूजुअली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, यस। और यहाँ पे फेस्टिवल्स में दिवाली सेल, फिर आप देखोगे ईद के समय, क्रिसमस के समय, ये सब में सेल आता रहता है, बड़ा डिस्काउंट्स आता है, या इंडिपेंडेंस डे सेल, रिपब्लिक डे सेल, ओके, न्यू ईयर सेल, हाँ क्रिसमस के अंदर कवर हो गया। तो हमें कंज्यूमर के बाइंग हैबिट्स को देखना पड़ता है, ओके। और चेंजेस इन देयर कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस, टेस्ट चेंजेस, स्पेशली अगर आप फैशन इंडस्ट्री में हैं, एंड इफ यू डोंट सी द चेंज, तो आप जो ऐसा गारमेंट बना लेंगे फिर वो बिकेगा ही नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट चेंजेस मस्ट बी ऑब्जर्व्ड केयरफुली, ओके। Who are the customer? What benefits are they looking for? सिर्फ डिज़ाइन ही इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर मैं गारमेंट्स की बात करूँ, कपड़ा का क्वालिटी भी कुछ होता है। क्वालिटी अच्छा नहीं है, या क्वालिटी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वालिटी का कॉटन है, बट डिज़ाइन इज एकदम अंकल टाइप्स। अंकल टाइप्स मतलब कि आपको लगेगा 55 साल के लोग पहनना चाहेंगे, वो टी शर्ट में ऐसे पॉकेट बना हुआ रहता है ताकि मोबाइल वॉकिंग करने के समय रख ले, बट यू एज यंगस्टर्स वुड नॉट प्रेफर दैट। आपको टी शर्ट के सामने वैसे 2 पॉकेट 3 पॉकेट इधर पॉकेट बने हुए रहेंगे, यू विल नॉट प्रेफर दैट। तो इसलिए आपको ये कंज्यूमर के टेस्ट को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, देयर बाइंग हैबिट्स, विच पार्ट ऑफ द ईयर दे वांट टू बाय मोर। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, मैकडोनल्ड्स, ये इंडियन ब्रांड है या बाहर का ब्रांड है? ऑफ कोर्स इट्स अ फॉरेन ब्रांड। तो मैकडोनल्ड्स जो बर्गर के लिए फेमस था, इसमें ये सब, ये आलू टिक्की, आलू है ना, हाँ आलू स्पेलिंग क्या देख लेना, आलू टिक्की बर्गर, ये सब क्यों आने लगा? क्योंकि हम इंडियन प्रेफरेंसेस को देख रहे थे। सोचिए पनीर पिज्जा ये क्यों आने लगा? क्योंकि इंडियनाइज्ड पिज्जा बना रहे। आई वाज शॉक्ड व्हेन द फर्स्ट टाइम इट वाज लॉन्च्ड, आई थिंक इन 2006 और 7, कि पनीर पिज्जा में पनीर पिज्जा, व्हाट इज दिस? तो ये सब क्यों? क्योंकि इंडियन टेस्ट को ध्यान में रखने लगे कि यहाँ के लोग पनीर किसी चीज में भी डाल दो, जूस में पनीर डाल दो, पी लेंगे, वाओ वेरी नाइस जूस फुल ऑफ पनीर, मैं और शक्तिशाली हो जाऊंगा। सो ये बाइंग हैबिट्स एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को देखना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आप देखोगे ये जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अब जो बोलने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से बोलने जा रहा हूँ और आप भी उसको सुनेंगे बिकॉज ये आगे भी काम आएगा, क्लोज द गेट। तो ये जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसमें आप देखोगे इंडियंस को भी हायर करते हैं, ये लाइन ध्यान से सुनो। उसमें आप देखोगे चाइनीज भी हैं, अमेरिकन्स भी हैं, ऑफकोर्स अमेरिका के बड़े बड़े एमएनसीज वहीं के हैं, अमेरिकन्स भी है, यूरोपियंस भी है। कैन एनीवन टेल मी व्हाई दे हायर पीपल अक्रॉस द ग्लोब? मैं वेट करूंगा। ये बड़ी बड़ी कंपनीज
अमेरिकन कंपनीज में, या गूगल, उसके सीईओ आपको पता है ना इंडियन ओरिजिन के थे या हैं अभी भी। तो ये सब इंडियन ओरिजिन के लोग को क्यों हायर कर रहे हैं, या वो अमेरिकन कंपनी है, वो चाइनीज, ये आंसर बताइए, ये वो चाइना के लोग को भी क्यों हायर कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन ऑफ हायरिंग सच, मतलब हमारा जो एथनिक मिक्स है वो इतना ब्रॉड एंड डाइवर्सिफाइड क्यों हो रहा है? व्हाई डू दे प्रेफर डूइंग दैट? व्हाट इज योर व्यू? चलिए बोली लगाइए, मैं वेट कर रहा हूं आपका ग्रुप में, प्लीज टेल। मैं यही हूं, पानी पी रहा हूं, आप मुझे बताइए। वंडरफुल आंसर, और नहीं चाहिए, आ गए आंसर्स, ताकि वी कैन टारगेट, वी कैन नो अबाउट द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ ईच कंट्री। यस, मजा आ रहा ना, खुद की सोच से आप याद कर रहे हैं बीसीके के कॉन्सेप्ट्स को। सारे एमसीक्यूज राइट होंगे, हार्ड आ जाएगा तो भी आप राइट कर लेंगे। तो दैट इज द रीजन दैट वी वांट टू कीप पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं ना एथनिक मिक्स, द कल्चरल डाइवर्सिफाइड हमारी कंपनी की पॉलिसी है। और आजकल आप देखोगे प्राय जो इंटरनेशनल जितने भी कंट्रीज हैं, सबके जो एमिग्रेशन पॉलिसीज या इमिग्रेशन पॉलिसीज होते हैं ना, यहां हम नौकरी दे देंगे बाहर दूसरे कंट्री के लोगों को भी, वो भी बहुत फ्लेक्सिबल हो गई है। तो दैट इज वाई हमें हर टाइप के लोग रखते हैं, ताकि हम सब टाइप के टेस्ट को समझ सकें। ओके, तो वैसे ही मैं बहुत आगे चला गया, एंड यू मस्ट हैव एंजॉयड व्हाइल स्टडिंग दीज थिंग्स। पर ये समझ में आने लगा चीजें आपको कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस देखना क्यों जरूरी है। आलू टिक्की एग्जाम्पल लिखा आपने, यहाँ लॉन्च कर रहे हैं तो ऐसा कर देते हैं, वरना कोई सपने में भी, वहां तुम कभी जाओ ना, सपोज तुम गए हो स्पेन, वहां जाके मैकडॉनल्ड्स देखोगे और बोलोगे, उसको लिख कर दोगे या वहां की भाषा में समझ करके बोलोगे आलू टिक्की बर्गर, वो बोलेगा व्हाट इज दिस, वी डोंट हैव सच पनीर पिज्जा, ये सब नहीं मिलेगा वहां पर, बिकॉज वहां ये सब तुम्हारा इस टाइप का अजीबोगरीब टेस्ट, उन लोग इंडिया में तो पिज्जा का पूरा वो कर देते हैं, अलग ही कुछ बन जाता है। ओके, सो दैट इज नॉट अवेलेबल देयर। नेक्स्ट कम्स द कॉम्पिटिटर्स। तो आप इसमें 3-4 एमसीक्यूज मैंने आपको करवा दिए। सर कब करवा दिए? एमसीक्यू के क्वेश्चंस कहाँ है? वो तो मैं टेस्ट के रूप में लूंगा वंस आई कंप्लीट द चैप्टर, पर मैं इनबिल्ट एमसीक्यूज थ्रो कर रहा हूं, इनबिल्ट आपके सोचने का टेक्निक डेवलप कर रहा हूं। ओके, 1, 2, ये सब पीछे के एमसीक्यूज है, 3, 4। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स आपके प्रोडक्ट्स का मार्केट शेयर ले जाएंगे। यस, कॉम्पिटिटर्स पर मेरे को वॉच रखना पड़ता है। वो अगर फ्लिपकार्ट डिस्काउंट लाता है ना, तो आप देखोगे ये टाटा क्लिक लग्जरी भी डिस्काउंट ले आएगा। आप देखोगे अमेजॉन डिस्काउंट लाया है तो मिंत्रा भी ले आएगा। ऑल आर कॉम्पिटिटर्स। सो कॉम्पिटिटर्स मार्केट के लिए कंपीट करते हैं, एंड रिसोर्सेज के लिए भी। एमसीक्यू में लिखो, दे कंपीट फॉर रिसोर्सेज ऑल्सो। सर रिसोर्सेज के लिए? यस, इधर के एमडी को वहां ज्यादा पैसा देकर टानना चाहते हैं, इधर के कोई इंजीनियर को ज्यादा पैसा देकर टानना चाहते हैं। तो रिसोर्सेज एज वेल एज मार्केट्स दोनों के लिए इस टाइप का काम किया जाता है कई बार। दैट इज कॉम्पिटिटर्स वर्क, दे कंपीट फॉर रिसोर्सेज एज वेल एज मार्केट्स। तो एग्जाम में आया दे कंपीट फॉर मार्केट्स, दे कंपीट फॉर रिसोर्सेज, बोथ ऑफ द अबव। पर नहीं नहीं नहीं, अपने को तो बस एक ही पता है, मेरा मार्केट ले गया मेरा कॉम्पिटिटर। आप तो बस मार्केट टिक करके जीरो लाइएगा, नहीं लाएंगे आप, बिकॉज रिसोर्सेज एज वेल एज मार्केट्स। यानी बीसीके ना एक्चुअली में अपने आप पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज तुम तो प्लेन रीडिंग नॉर्मली करेगा, तुमको सब समझ में आएगा, दे कंपीट फॉर रिसोर्सेज एज वेल एज मार्केट। पर तुमको ये हम जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं मेरे साथ साथ, कि कहां पर कैसा क्वेश्चन आएगा वो मेरे को पता है और अब तुमको भी पता है। ओके, तो यूजुअली क्या क्या क्वेश्चन आता है, हु आर द कॉम्पिटिटर्स, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनके कितने अग्रेसिव कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, यानी कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं। ओके, अब जैसे अगर मैं बोलूं पीएनजी, मेरा एक स्टूडेंट है ईशान सुंथलिया, ही इज इन पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल मुंबई, मतलब लास्ट मेरी बात उससे 1.5-2 साल पहले हुई थी। तो ही इज इन पीएनजी, एंड मैंने उसको पूछा ऐसे कॉफी पर कि पीएनजी के कॉम्पिटिटर्स कौन है। डायरेक्टली अगर मैं बोलूं पीएनजी के कॉम्पिटिटर्स कौन है, डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या है, व्हाट आर द मेन थिंग ऑफ पीएनजी? एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो पीएनजी के डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में अगर नाम अगर मेरे मुंह पर आता है तो हिंदुस्तान लीवर आ सकता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। यस, तो दे आर इन डायरेक्ट कॉम्पिटिशन विथ ईच अदर। तो उसी तरह कोका कोला एंड पेप्सी, डायरेक्ट कॉम्पिटिशन इन ईच अदर। पिज्जा हट एंड डोमिनोज, डायरेक्ट कॉम्पिटिशन विथ ईच अदर। ओके, नाउ कंपटीशन कैन बी इनडायरेक्ट ऑल्सो। ये बुक वाले के एग्जाम्पल दिए जिस पर एमसीक्यू एग्जाम में आया हुआ है, सुन लो समझ में, कि
इन लोग का एक कॉन्सेप्ट ये है कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एंड यहाँ कुछ लाइन मिसिंग है पर मैं लिख देता हूँ, हॉलीडे रिजॉर्ट, दे आर हैविंग इनडायरेक्ट कंपटीशन। मतलब सर मेरे पास सपोज मैं एक मिडिल क्लास पर्सन हूँ, मैं हूँ ही मिडिल क्लास, एंड मेरे पास इस साल सपोज प्रॉफिट हो गया 3 लाख का, मेरा ईयरली प्रॉफिट इज 3 लाख। तो मैं मिडिल क्लास हूँ, मेरे पास प्रॉफिट्स आ गया है। अब मैं इस 3 लाख में क्या करूँगा? मैं घूमने जाऊँगा या गाड़ी खरीद लूँ? मेरी बड़ी फैमिली है, सपोज जॉइंट फैमिली है, और हम लोग 10 लोग घूमने जाएंगे। हम लोग सोचें कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जाके आते हैं। वैसे इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। I have been to various beaches across the globe and recently I went to Andamans। मेरे को लगा मैंने अपने पैसे वेस्ट कर दिए। Why? Because अपने को लगता है ना इंडिया वाला है तो ये तो पास ही है, ये तो ऐसा ही होगा। Andamans was the beaches in Andamans were even beautiful than the beaches of Thailand। Thailand beaches are very good, exotic, पर उसके लेवल का मॉरिशियस टाइप के बीचेस थे अंडमान्स में। तो आप भी कभी मौका मिले तो गोवा मत जाइएगा। गोवा क्या बहुत डर्टी हो गया है। गोवा आप बोलेंगे बहुत अच्छा लगा, तो अंडमान जाने के बाद तो आएंगे नहीं शायद कलकत्ता वापस। ओके, तो अब लेट मी कम बैक टू कलकत्ता अगेन। वैसे आप भी भावुक हो गए लहरों के बीच में। तो मैं बोल रहा था कि अंडमान्स एंड और एक तरफ क्या है, ये गाड़ी खरीदना है। तो मैं सोच रहा हूँ 3 लाख में एक सेकेंड हैंड कार मिल रही है। मेरा एक कार है ना, आपको पता है 8831। हाँ, अभी भी अब बेचने वाला हूँ, शायद मैं उसको नया लूँगा और एक। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको बेच दूं, कुछ पैसे वहाँ से भी आएंगे, तो वो जोड़कर और ये 3 लाख जोड़ के एक नया गाड़ी ले लूँ। एंड या मैं जाऊँ छुट्टी करने, मेरे मन में कन्फ्यूजन चल रहा है। तो मेरे पास तो एक इनकम लिमिटेड है। अब मैं अगर छुट्टी हॉलीडे को प्रेफर करता हूँ तो गाड़ी का मार्केट ख़त्म हो जाएगा। और अगर मैं गाड़ी का से कंपटीशन में ना, मेरे पैसे से 2 चीज़ों को मैं चूज़ कर रहा हूँ। ये बुक का एक अजीब एग्जाम्पल, आई एम डूइंग इट बिकॉज ये MCQ में आया है कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और हॉलीडे रिजॉर्ट के बीच में इनडायरेक्ट कंपटीशन है। दैट इफ आई चूज द कार, कि अभी मेरे को गाड़ी खरीदना है, देन आई विल नॉट गो फॉर माई हॉलीडे। ओके, लुक हियर। वैसे अगर मुझे पूछा जाए देन आई वुड हैव प्रेफर्ड कार, बिकॉज हॉलीडे तो ऐसे भी मैं 2-3 बार कर ही लेता हूँ। तो मेरे को लगा कार तो आदमी हर साल में 2 बार नहीं खरीदता है, अपना अपना चॉइस होता। आई वुड हैव प्रेफर्ड कार कि चलो पुरानी गाड़ी हो गई तो एक बार एक नया गाड़ी और आ जाए घर में। तो लुक हियर एवरीवन, सो व्हाट डिड वी डिस्कस? कॉम्पिटिटर्स, इसमें से 2 MCQs, एक MCQ ये वाला बहुत फेमस है, एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंपटीशन वाला MCQ। ओके, द नेक्स्ट कम्स ऑर्गेनाइजेशन। क्लोज द गेट। ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे सबसे पहले अगर मैं बोलूं, हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड कंपनी? और एक लाइन सुना अपने लॉ क्लास में, कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी। सुना होगा, पक्का सुना होगा। डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंबर्स 11-12 में भी सुना होगा। और आपने एक लाइन और सुना होगा लाइफ में, दैट कंपनी को मैनेज करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। हैव यू हर्ड अबाउट इट? सो कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी। कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है एंड कंपनी को मैनेज करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स। ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट। तो यहां पे क्या बताया जा रहा है, माइक्रो एनवायरनमेंट में मेरे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में भी जानना चाहिए, वो भी एक हमारे कंपनी के स्ट्रैटेजीज को अफेक्ट करते हैं। हमारे एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली हमारे कंपनी के प्रमोटर्स, जिसको हम लोग ओनर्स बोल रहे हैं। प्रमोटर्स कौन होते हैं? आप लोग लॉ में मेरे से पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं। हु हैव अल्टीमेट कंट्रोल, जिनके पास बेसिकली सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने का पावर होता है, समझने के लिए अगर मैं बोलना चाहूँ। एंड डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है, आपको दिखाई दिया। सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है? वेरी लॉजिकल। अब देखो, अगर मैं बोलूं सत्यम, आपने नाम सुना है मेरे से लॉ के लेक्चर्स में या न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, 2008 के आसपास हुआ था। सत्यम नाम की कंपनी में बड़ा फ्रॉड हुआ था, और उसके कर्ता धर्ता कौन थे? उसके जो मेन संचालक थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक जन, रामालिंगा राजू, वही था उसका मेन जो तबाही मचाया था। तो यानी अगर डायरेक्टर्स अच्छे नहीं हो, MD अच्छा नहीं हो, आपके जो कंपनी में जो सीनियर लेवल पर लोग काम करते हैं, KMPs, उन लोग ही अगर अच्छे नहीं हो, जो वैल्यूज़ को ना समझे, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नेचर को ध्यान में ना रखे चीज़ों को, तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट विल हैपन? आप बताओ मुझे क्या होगा? तब कंपनी सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसलिए ये फैक्टर्स जो हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज़, इसको लर्न नहीं करना है। वापस बता दूं, जो नया बच्चा बाई चांस घुसा हो वीडियो देखने, इसको ये सब नहीं करना है।
ओनर्स आर इंडिविजुअल्स, शेयर होल्डर्स, ग्रुप्स। और फिर मैं हिंदी में बताऊंगा। बच्चों, ओनर कौन कौन है? मेरे संग बोलो, शेयर होल्डर। जोर से बोलो, शेयर होल्डर। नंबर 1 शेयर होल्डर। ये सब स्कूलों में भी बंद हो गया होगा। आई एम अज्यूमिंग दैट इट इज क्लोज। और कहीं यूट्यूब वीडियो इस टाइप का आप देखें तो समझ जाइए कैसा ज्ञान मिल रहा है। पर नहीं, कुछ लोगों को ये सब भी अच्छा लगता है, पूरा रट लिए, पूरा याद कर लिए। दीज थिंग्स विल नॉट लास्ट इन द लॉन्ग रन। तो आप समझ रहे हो ओनर्स का इंपॉर्टेंस क्यों है, प्रमोटर्स का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि बड़े बड़े फ्रॉड्स में प्रमोटर्स शामिल होते हैं। कई बार जब आप है ना फाइनल्स में पहुंचोगे, वहां आप कई स्कैंडल्स के बारे में पढ़ोगे। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी सुने हो? सेबी, सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी होती है। सेबी क्या रेगुलेट करती है सर? पंखा को? नो नो नो, सेबी रेगुलेट्स द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया। तो वहां बड़े बड़े स्कैंडल्स में प्रमोटर्स लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो सारी स्ट्रैटेजी कंपनी का नष्ट कर देते हैं जब वो इस टाइप का काम करते हैं। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर माइक्रो एनवायरनमेंट का, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जान रहे हैं, बट इसके अंदर क्या क्या आ रहा है? ओनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज। बिकॉज यही लोग अगर अच्छे नहीं होंगे ना, तो आप कंपनी के सारे स्टेक होल्डर्स का ध्यान नहीं रख पाओगे। पिछले दिनों मैंने आपको एक वर्ड बताया था जो एब्सेंट थे, सुनिए। वन इज स्टेक होल्डर, अनदर इज शेयर होल्डर। स्टेक होल्डर्स में सब आ जाते हैं, शेयर होल्डर्स, वर्कर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, सोसाइटी के लोग, सब लोग हैं। तो मुझे सबका सोचना है, एथिकली सबके बारे में ध्यान रखना है, जिसको हम लोग एक और वर्ड से जानते हैं, कॉर्पोरेट। कैन एनीवन गिव मी द वर्ड? देयर आर 2 वर्ड्स। मैं वेट करूंगा ग्रुप में। जब मैं एक लाइन बोल रहा हूं, वैसे दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है, पर आज ये यूज कर लेता हूं कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर सपोज टू बिहेव एथिकली एंड ऑनेस्टली एंड ट्रांसपेरेंटली इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। वापस लाइन सुना रहा हूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स should manage the company ethically, efficiently, transparently, honestly, in the interest of all the stakeholders. तो tell me, यहां पर इस कॉन्सेप्ट को डैश डैश बोलते हैं। Anyone in the class? Yes, very good. कौन था? दिव्य। Yes, दिव्य, very good. ओ, तुमसे बात ही नहीं हो पा रहा 2 दिन से, तुम कॉल कर, हम बिजी। I'll call you today. This is corporate governance. Corporate मतलब कंपनी। Sir, governance, management of the company in an ethical and fair manner. This is called corporate governance. तो इसलिए माइक्रो एनवायरनमेंट का ये वाला एलिमेंट इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिकॉज गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस कैन ओनली इमर्ज इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज वेरी एथिकल, योर बोर्ड इज वेरी रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज वाली बोर्ड है आपकी। आपके बोर्ड की लॉन्ग टर्म विजन इतनी अच्छी है कि वो सिर्फ अपने स्वार्थ और टेम्पररी स्वार्थ और ग्रोथ पर फोकस नहीं कर रही है, वो कंपनी के एक लॉन्ग टर्म विजन को प्लान कर रही है। सो दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वेरी गुड, मजा आया। तो ये वर्ड हम लोग फिर से पढ़ेंगे, घबराने की बात नहीं। अगर कोई नहीं भी लिख पाया है, देयर इज नथिंग टू वरी। यू वांट टू टेक सम मार्किंग्स? मैं 10 सेकेंड वेट कर लेता हूं। तो हमने अभी तक पढ़ा कस्टमर्स वॉज द फर्स्ट एलिमेंट, जहां पे कुछ स्ट्राइकिंग लाइंस किसी को याद है? पीटर ड्रकर क्या बोला था, मेरे संग याद कर लो। सर, पीटर ड्रकर सेड द एम ऑफ द बिजनेस इज टू क्रिएट एंड रिटेन कस्टमर। और एक एमसीक्यू लाइन हम लोग क्या पढ़ा था मेरे संग? यस यस, मैं सुन पा रहा हूं, बोलो ना। यस, कस्टमर मे और मे नॉट बी द कंज्यूमर। वेरी गुड। कॉम्पिटिटर्स, दे आर कंपीटिंग विथ ईच अदर फॉर द मार्केट, है ना? नो, एक और लाइन था, इवन फॉर द रिसोर्सेज। जब तुम एमसीक्यू का एग्जाम दोगे ना, 30 में 30, 40 में 40 आएगा तुम्हारा, बिकॉज इस तरह प्रिपेयर करवा दूंगा ना कि आपको दूर बैठे बैठे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेम स्ट्रैटेजी वी फॉलो इन सीए फाइनल्स एंड सीए इंटर, कि इस टाइप की जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती है, जिसमें आपको पेन ड्राइव भी दिया है, पर संग संग में ब्लेंडेड मॉडल में आपको पीरियोडिक रिविजन भी करा रहा हूं। इट सेव्स योर टाइम। अंडरस्टूड? चलिए, द नेक्स्ट वन। ये लाइव कोचिंग का फैसिनेशन का रीजन आप जानते हैं क्यों होता है? बस संग में मिलेंगे सर, निकलना होता है, एंड दिस इज माइंडसेट। अभी देखो ना कितने साल तक अब ये ऑनलाइन ही होगा, अभी बहुत टाइम लगेगा। वेव्स आएंगे जाएंगे, फिर नया बीमारी आएगा जाएगा, इट्स अ लॉन्ग टाइम। अभी पिछली बार भी यही लगा था फर्स्ट वेव के बाद लोगों को, अब सेकेंड वेव थोड़ी आएगा, थर्ड के बाद भी यही लगा था, फोर्थ थोड़ी आएगा। अभी लंबा टाइम आराम से घर पे बैठो और बाहर निकलो तो बहुत सेफ्टी के संग। नया नया बीमारी आता रहेगा दुनिया में। चलिए, मार्केट इज द फोर्थ फैक्टर। मार्केट इज लार्जर देन कस्टमर्स। मार्केट हम जब बोलते हैं व्हाट इज द मार्केट, तो हम सिर्फ अभी का मार्केट नहीं देखते हैं, द फ्यूचर मार्केट, पोटेंशियल मार्केट और क्या डेवलप होगा।
जब बड़े बड़े कोई मॉल्स खोलते हैं हम लोग उस टाइप के छोटे टाउन्स में, लाइक जमशेदपुर, कोलकाता इज़ अ बिग सिटी, जमशेदपुर भी चलो मान लिया सिटी है बट फिर भी एक छोटा ही है ना कंपेयर टू कोलकाता। तो हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि वहाँ अभी मार्केट क्या है, हम पता चला कि वहाँ के जो और कुछ सेमी रूरल या सेमी अर्बन एरियाज है वो और डेवलप हो रहे हैं, तो मार्केट वहाँ मॉल का और बढ़ेगा। तो एक्चुअल एज वेल एज पोटेंशियल, बोथ द एस्पेक्ट्स आर कंसिडर्ड व्हेन वी टॉक अबाउट द मार्केट वर्ड। ओके, लिखा आपने भी, ब्रैकेट किया, अंडरलाइनिंग किया। मार्केट में देयर आर सम इंपॉर्टेंट इश्यूज, आइए एक एक करके देखते हैं। जो तुम लोग पहले आंसर का जो जवाब दे रहा था वो अब आएगा। कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, यस, कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होती है। कॉस्टिंग दो एंगल से देखा जाता है। एक तो पता है कि तुम कोई प्रोडक्ट का जो बनाया है उसका कॉस्टिंग क्या पड़ रहा है। आपको एक ऐसे नॉलेज का चीज़ शेयर करता हूँ। चाइना से बहुत इंपोर्ट होता है, माई रिलेटिव्स ऑल्सो इम्पोर्ट्स लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम चाइना, बट कई सालों से भी इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं लोग। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट ने क्या किया, वो जो क्या नाम है, शिप आता था चाइना से कोलकाता पोर्ट पर, उसके जो फेयर्स हैं वो 4 टाइम्स 5 टाइम्स बढ़ गए हैं। तो अगर वो जिस कॉस्ट फैक्टर को ध्यान में रखकर इंडिया में वो चीज़ बेचते थे, अब वो कॉस्ट फैक्टर में प्रॉफिट छोड़िए, वो जहाँ जितना में माल लाएंगे कोई नहीं खरीदेगा अगर उसको कॉस्टिंग में भी बेचें, उस कॉस्ट प्राइस पे भी बेचें। तो मार्केट का कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट, बिकॉज अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका बढ़ गया देन योर प्रॉफिट मार्जिन्स विल बी लोअर। इनफैक्ट योर प्रोडक्ट माइट नॉट बी सोल्ड ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स। जो इंडिया में अब मेक इन इंडिया इसलिए तो ग्रो कर रहा है, अब इंडिया में वो सब चीज़ों की यूनिट्स लग रही है और यहाँ पर ही यूनिट्स लगने के बाद हम यहाँ के प्रोडक्ट्स को बेचेंगे, तो दैट वुड बी बेटर। प्राइस सेंसिटिविटी, इंडिया इज़ अ वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट। यहाँ पर तुम बताओ, थोड़ा सा कंज्यूमर को दिखाते हैं डिस्काउंट है, आज रात को इतना डिस्काउंट है, प्रोडक्ट नहीं भी चाहिए होता तो लगता है थोड़े दिन बाद तो चाहिएगा, दे यू नो हैव द हैबिट ऑफ होर्डिंग द थिंग्स। तो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है इंडिया। टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, कि इस टाइप के मार्केट में कितना टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड मार्केट है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स का तो टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत एडवांस्ड होगा, इजंट इट। द एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ द मार्केट, पहले क्या था, हमारी सारे वो दुकानें वो फिजिकल स्टोर्स होते थे जिसको हम लोग बोलते थे ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल। ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल यानी ईंट से बनी हुई दुकानें होती थी, फिर मॉल बनने लगा बड़ा बड़ा, और अब तो घर बैठे बैठे ही कई बार बुकिंग करने जाते हैं कोई टी शर्ट या कोई सामान, लिखता है डिलीवरी बाय 11 AM टुमारो एंड इट रीचेस। तो ये इतना फास्टर हो गया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स मार्केट का, तो उससे भी फर्क पड़ जाता है, मार्केट बढ़ते जा रहा है। क्या मार्केट मैच्योर है? हाँ सर, मार्केट मैच्योर है। अगर मार्केट मैच्योर है तो नए लोगों को एंट्री करके कोई फायदा नहीं होगा, उनको प्रॉफिट्स नहीं मिलेगा, एग्जिस्टिंग वाले आपस में तू मैं करके लड़ेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? तो प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ द मार्केट में एक और एग्जांपल है, एयरलाइंस वाले लोग जब डिस्काउंट लाते हैं ना, कि ऐसे तो कोलकाता से दिल्ली सपोज 6500 है और अभी आप टिकट लोगे 6 महीना बाद का तो 2500 होगा, तो और लोगों को लगता है जाना तो है ही, तो हाथों हाथ बुकिंग होने शुरू हो जाती है इस टाइप के रेट्स पर। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। येस, प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। मार्केट अगर मैच्योर है, अब जैसे अगर कोई बोलता है ना कि मैं क्या नाम है पढ़ाना शुरू करूँगा, मैं अपना कोचिंग सेंटर बनाऊँगा, मेरे खुद के स्टूडेंट्स मेरे को फ़ोन करते हैं, सर सीए में रैंक आया है, मैं कोचिंग में आ जाऊँ, आपके सब्जेक्ट में नहीं आ रहा हूँ सर, मैं लॉ नहीं पढ़ाऊँगा। स्टिल आई से देम डोंट एंटर। जेन्युइनली किताब छू कर बोलता है डोंट एंटर। आई वुड नेवर वॉन्ट माई चिल्ड्रन टू बिकम अ टीचर। ऐसा नहीं कि मैं इन्जॉय नहीं कर रहा हूँ प्रोफेशन को, आई एम इन्जॉइंग अ लॉट, मैं तो अगले जन्म में भी टीचर बनना चाहता हूँ। बट आई फील दैट दिस मार्केट इज़ वेरी मैच्योर्ड। इतने नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं यहाँ पर, टीचर्स हैं। इन 2001-2 आज से 20-21 साल आगे तब ये मैच्योर्ड नहीं था। उस समय मतलब बहुत कम टीचर्स थे, कैलकाटा में सिर्फ 4 या 5 सीए टीचर्स थे। बट नाउ इट्स सच अ मैच्योर्ड मार्केट कि यहाँ एंट्री करके इफ समवन इज थिंकिंग टू अर्न प्रॉफिट्स, इट्स नॉट पॉसिबल। हम लोग तो जब मैंने आपको पहले भी बताया था, व्हेन आई एंटर्ड आई डिड नॉट एंटर बिकॉज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम अ वेल स्टैब्लिश्ड फैमिली बिजनेस। मैं अपने बिजनेस को ज्वाइन कर सकता था। माई फैमिली डिड नॉट से ट्यूशन करके आप जो पैसा लाओगे उससे हमारी लाइवलीहुड चलेगी। दे डिड नॉट से मी दैट। मुझे अच्छा लगता था, आई वॉज अ गुड स्पीकर इन माई स्कूल, तो मैं अच्छा बोलता था, लोग सुनते थे तो तारीफ करते थे, तो अच्छा लगता था। तो आई एंटर्ड बिकॉज ऑफ दैट। एंड हाँ, अलग बात है कि जब बहुत
सराहने लगे लोग, एंड समझ रहे हैं आप, वो आते हुए लक्ष्मी को फिर कौन ठुकराए, देन आई एंटर्ड इनटू द ट्यूशन लाइन. आई नेवर एंटर्ड ट्यूशन, स्टार्टेड टीचिंग बिकॉज कि मेरे को पैसा कमाने के लिए एक प्रोफेशन चुनना था. आई नेवर डिड दैट. तो इज द मार्केट मैच्योर? येस. कोचिंग इंडस्ट्री इज टोटली मैच्योर्ड. आई वुड से none of you should enter into this field because इसमें इतना मैच्योरिटी लेवल है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे. हाँ, अगर पढ़ाने का मन हो मेरी तरह और आप ऑलरेडी फैमिली बिजनेस आपका सेट है, आपके ऊपर कोई वो बर्डन नहीं है, देन यू कैन श्योरली एंटर फॉर फन एंड योर पैशन. ओके, द नेक्स्ट वन, सप्लायर्स. सर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, आप सिर्फ अंडरलाइनिंग कराते जा रहे हैं, हो क्या रहा है? आइए, कई बार होता है अंडरलाइन करते करते मोनोटोनस हो जाता माइंड. ये देखिए, वी आर बैक. हम लोग पढ़ रहे थे आज माइक्रो एनवायरनमेंट, जहां कस्टमर्स, ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट, इंटरमीडियरीज, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स. सब कैसे याद रखेगा इतना नाम? तो आप पढ़ा करिए चाचा चौधरी की कॉमिक्स. सर छोटा भीम, टुनटुन मौसी की पता नहीं आता है क्या? छोटा भीम का भी कॉमिक्स आता है क्या? आई एम नॉट श्योर. हम लोग के ज़माने में चाचा चौधरी, साबू, ये सब आता था. माई यंगर सन इज सिटिंग इन द सेम रूम, ही वो भी इशारा कर रहा आता. तो येस, आता होगा. तो ये कॉमिक्स पढ़िए ताकि आपको माइक्रो एनवायरनमेंट के पॉइंट्स याद हो जाए. बिकॉज सी फॉर कस्टमर, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एम फॉर मार्केट, आई फॉर इंटरमीडियरीज, सी फॉर कॉम्पिटिटर्स अगेन, एंड एस इज सप्लायर्स. तुम लोग भी जब घर में पढ़ते पढ़ते बीच में पीछे भी जाओ कि हम पढ़ क्या रहे थे. व्हाट हैपन, तुम लोग क्या टारगेट ले लेते हो, आज 2 घंटे में ये चैप्टर मुझे कंप्लीट करके निकलना है, और फिर अपने फ्रेंड को फोन करते हो, बोल यश हो गया क्या? और यश अगर बोल दे मेरा हो गया, तो आप और टेंशन में आ जाते हैं. मेरे को भी कंप्लीट करना है. कंप्लीशन शुड नॉट बी द टारगेट. इफेक्टिव कंप्लीशन, कितना आप रिटेन कर पा रहे हैं. बहुत लोग ये मैसेज करते हैं ना, याद नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बॉडी में इंटरनली स्ट्रेस हो जाता है. हाँ सर, आपको कैसे पता चला? हम 10 के एग्जाम में भी नर्वस हो जाता था. आता सब है, हम लिख नहीं पाता है, बिकॉज आप सही तरीका अभी भी पढ़ने का नहीं सीखा है. मैं भी जब क्लास 12 तक, मेरे को लगता है, मैं भी, आई वॉज अ वेरी स्टूडियस स्टूडेंट, बट मैं भी 12 तक मेरे को लगता है मुझे सही अप्रोच नहीं आता था. जो गलती मैं अभी बता रहा हूँ ना, ये मत करना, वो शायद मैंने भी किया अनजाने में. हम लोग को कोई बताने वाला नहीं था उस समय, बट अब तुमको तो मैं बता रहा हूँ दैट बिना स्ट्रेस के पढ़ना, और पढ़ने के समय ऐसा सोचना कि तुम किसी को पढ़ाओगे, क्योंकि ज्ञान देना बहुत ईजी होता है. पूछो हम लोग से, जैसे आप किसी को ज्ञान देने जाते हैं ना, कॉन्फिडेंस आ जाता है. यस, देख ये तो ये है. और जब तुम खुद टेंशन में पढ़ते हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 पार्ट्स है, ओनर्स, बोनर्स, ओनर्स, बोर्ड, और तुम ज्ञान देने जाओ, बहुत ईजी है रे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 पार्ट्स है, ओनर्स, बोर्ड, एम्प्लॉइज. देखो आवाज में बदलाव. उसी तरह आप देखोगे किस तरह आपको पढ़ना चाहिए. मैं आपको छोटे छोटे अप्रोचेस बता रहा हूँ. सर यूट्यूब में देखें हाउ टू लर्न, ऐसा वीडियोस भी डाला रहता है लोग, और इसमें बहुत ही ज्ञान रहती है जो आपको अपने आप और झंझोड़ देगा कि इतना बादाम खाओ, मेमोरी का ट्रिक्स का वीडियो, ये सब देखकर कुछ नहीं होगा. इट्स पर्सनलाइज्ड अप्रोच, बट एट द सेम टाइम जो मैं आपको इनपुट्स दे रहा हूँ स्टूडेंट्स और का सुन करके उसको आप इंप्लीमेंट करिए. चलिए, वी आर बैक. तो हमारा क्या क्या हो गया? चलो, कस्टमर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मार्केट हो गया, कॉम्पिटिटर्स हो गया. अब 2 बचे हैं, सप्लायर्स बचा है, इंटरमीडियरीज बचा है. तो आइए हम आ जाते हैं अब सप्लायर्स में. कम. Now, when I talk about the word suppliers, when I talk about this word suppliers, मेरे को क्या देखना पड़ता है? कौन मेरे को क्या सप्लाई करता है? सर सबसे पहले तो बात उठती है रॉ मटेरियल सप्लायर्स की. यस, तो रॉ मटेरियल सप्लायर्स हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं. वो हमको रॉ मटेरियल देते हैं, कई लोग हमको इक्विपमेंट्स देते हैं, कई लोग सर्विस देते हैं, सप्लायर सर्विसेज के भी होते हैं. ओके, तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी के बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं, उनसे बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करना होता है. सो क्यों? अगर आप सप्लायर्स का पैसा टाइम से नहीं देंगे, आप एक क्रेडिट पे माल लेते हैं और उस क्रेडिट पीरियड को आप कभी ऑब्जर्व नहीं करते हैं, तो अगली बार वो क्रेडिट पीरियड को और स्ट्रिक्ट कर देगा. मैं आपको 3 महीने का क्रेडिट नहीं दूंगा, मैं 1 ही महीने का दूंगा. फिर तुम उस समय रोगे, ये कैसे होगा, हाउ विल आई मैनेज विदाउट 3 months क्रेडिट. दीज थिंग्स विल स्टार्ट क्रॉपिंग अप. ओके, क्रीपिंग अप. तो ऐसे सिचुएशन में देखिएगा आप, यहां पर सप्लायर्स के संग रिलेशन अच्छा होगा, उनको सारा पेमेंट टाइम से दो. और कई बार जो रॉ मटेरियल सप्लायर्स होता है ना, उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है. मतलब ये लाइन देखो, इसका मतलब, कैन एनीवन एक्सप्लेन मी व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय दिस लाइन?
suppliers with their own bargaining power affect the cost structure of the industry. चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब आप सोचिए. Suppliers affect the cost structure. Start. लिखिए, मुझे टाइप करके बताइए. चलिए सोचिए. मैं अभी हर दिन है ना 1-1 घंटे की स्मॉल क्लासेस लूंगा, तो ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा, रिटेंशन भी बढ़ेगा. आज 1 घंटे, कल 1 घंटे, एवरी डे आई विल बी टेकिंग इन द इवनिंग, कभी 6, कभी 6:30. Anyone has written suppliers with their own bargaining power. What do you mean? ज़्यादा कॉस्ट में रॉ मटेरियल बेचेगा तो कंपनी का कॉस्ट इंक्रीज होगा, बच्चा लिख रहा है. ठीक है, ओके. अब एक बात बताओ, सप्लायर ज्यादा कॉस्ट में माल कब बेच पाएगा? मैं बता देता हूं, टाइम ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करूंगा. अगर सप्लायर्स बहुत फ्यू हैं, वेरी फ्यू सप्लायर्स आर देयर, यानी कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जिसके सप्लायर्स बहुत फ्यू हैं, तो आप कंपनी के पास कोई उपाय भी नहीं है, दे कांट स्विच ओवर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ऐसे केस में सप्लायर्स अपना कॉस्ट बढ़ा सकता है. तो सप्लायर्स विद देयर ओन बार्गेनिंग पावर अफेक्ट द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री. दे कंस्टिट्यूट अ मेजर फोर्स विच शेप्स कॉम्पिटिशन इन द इंडस्ट्री. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि हम सप्लायर्स को क्यों देखते हैं, बार्गेनिंग पावर क्यों इंपॉर्टेंट होता है. लिख लो, इफ सप्लायर्स आर फ्यू they are in a position to, दिख नहीं रहा है ना ठीक से, they are in a position to increase price. Okay. अब एक और डिसीजन होता है, आउटसोर्स करती है बड़ी बड़ी कंपनीज. आपको पता है बहुत सारी कंपनीज खुद नहीं बनाती है. ये जो बहुत सारे बिस्किट्स, आई विल नॉट नेम बिकॉज एक बिस्किट कंपनी में मेरा फ्रेंड और के घर में भी था एक बिस्किट कंपनी, दे हैव आई थिंक सोल्ड इट टू समवन, आई विल नॉट नेम दोज कंपनीज नेम. तो बहुत सारी कंपनीज खुद बनाती है बिस्किट्स, एंड बहुत सारी कंपनीज बिस्किट्स को सिर्फ मार्केट करती है और आउटसोर्स करती है. आई विल नॉट नेम. अच्छा थोड़ा सा बता दूं, मैं आई एम श्योर नहीं हूं, मेरे ऊपर केस हो जाएगा, आपने ये कैसे बोल दिया. कोई मेरे को बोला, ये जो आप बिस्किट खा के खुश होते हैं ना, आटा बिस्किट, मैदा नहीं खा रहा हूं मैं, आटा बिस्किट खा रहा हूं. पतंजलि के जो बिस्किट्स हैं, कोई मेरे को बोला कि कोई उसको बना के कोई और देता है और फिर मार्केटिंग पतंजलि वाला करता है. शायद लिखा हुआ भी है पैकेट के पीछे. आज घर में जितने भी बिस्किट्स के पैकेट है सबके पीछे चेक करना, दैट मैन्युफैक्चर्ड बाय, मार्केटेड बाय, या मैन्युफैक्चर्ड बाय, इंपोर्टेड बाय. तो ये ऐसा बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा. दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग, दैट यू आर मार्केटिंग एंड अदर्स आर मेकिंग ऑन योर बिहाफ. दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग. तो ऐसे सिचुएशन में आपको समझ में आ गया सप्लायर्स के दो एस्पेक्ट मेरे को देखने हैं, उनकी बार्गेनिंग पावर कैसी है, और अनदर एस्पेक्ट आई हैव टू चेक इज इन हाउस या आउटसोर्स, व्हाट इज बीइंग डन. इज इट ओके? द नेक्स्ट वन इज इंटरमीडियरीज. इंटरमीडियरीज के लिए मैंने आपको बोला था, ये जो ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं, दीज आर इंटरमीडियरीज. ऑफ कोर्स इतने सारे ब्रांड्स, कई बार देखो लिखा है 14,000 आइटम्स इन द पोर्टल. तो पोर्टल वाले बनाए थोड़ी है, दे आर सेलिंग इट ऑन बिहाफ ऑफ सो मेनी मार्केटिंग कंपनीज एंड प्रोडक्शन कंपनीज. तो इंटरमीडियरीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उनके बिना आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचेगा ही नहीं. ये जो मार्केट साइज बढ़ते जा रहा है इन कंट्रीज लाइक इंडिया बिकॉज ऑफ दीज इंटरमीडियरीज, कि गांव गांव तक, एकदम सोचो राजस्थान के छोटे छोटे गांव में भी
आजकल आप अमेजोन से सामान मंगवा सकते हैं, उनका मार्केट बढ़ते जा रहा है उस प्रोडक्ट का बिकॉज ऑफ द इंटरमीडियरीज। तो ये रीडिंग कर लीजिएगा इस पोर्शन को, दिस इज नथिंग। अब ये कार डीलर्स, ये जो कार डीलर्स होते हैं जैसे मुकेश हुंडई, गजराज हुंडई, टॉपलिंक हुंडई, मैंने अभी एक क्रेटा गाड़ी ली थी, आप कभी मत लीजिएगा, हाँ गाड़ी खराब नहीं है, इस डीलर से कभी मत लीजिए, सॉरी अगर आप में से किसी के घर का है वो शोरूम। आपके स्टाफ का जो बर्ताव था उस टॉपलिंक हुंडई का, दैट वाज वेरी बैड एक्सपीरियंस। बुकिंग के समय हाँ सर, और जब डिलीवरी देना था तो मेरे को मतलब 50 कॉल्स करना पड़ा। फाइनली आई एम अ लॉयर, सो आई गॉट द नंबर, कहाँ पर, हुंडई के पैन इंडिया ऑफिस का नंबर, और फिर वहाँ पर मैंने जाके कंप्लेन कर दिया कि देखिए मेरे को डिलीवरी नहीं दे रहे हैं लोग, बिकॉज ऑफ द सेल्समैन एटीट्यूड। एंड ओनर्स को पता ही नहीं चलता डीलर को। तो अगर फाइनली मेरी कार आ गई जिस दिन मेरे को चाहिए थी, मतलब 8 दिन देरी गाड़ी आया हुआ पड़ा, बट डिलीवरी के लिए आलस कर रहा है, कल ईद है, कल ये है, फिर फाइनली कॉल वॉल किया, फिर जाके उसका डिलीवरी घर पर उन लोग जाके दिए। तो ये टॉपलिंक हुंडई भी है, बहुत कम लोग नाम जानते होंगे, हावड़ा एरिया में है शायद। मुकेश हुंडई और गजराज हुंडई, पहले एक और था बंगाल हुंडई भी था पार्क स्ट्रीट में, आई डोंट नो वेदर इट्स स्टिल देयर और नॉट। तो अदरवाइज हुंडई कार्स आर गुड, मैंने गाड़ी को खरीदने के लिए मना नहीं किया, मैंने तो खुद लिया, मैं आपको क्यों मना करूंगा, बट टॉपलिंक हुंडई से मत लीजिएगा। तो देखिए ये जो बात मेरे मुंह से निकला, आई हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस विद द इंटरमीडियरी। तो उसी तरह आपका भी अगर फ्लिपकार्ट के संग कोई बैड एक्सपीरियंस रहता है, या एन नाउ बोल के भी एक साइट है शायद, उसके संग भी बैड एक्सपीरियंस रहता है, तो फिर वहाँ से लोग है ना पोर्टल्स पे खरीदना कम कर देते हैं उस पोर्टल से। सो दैट्स वाई दीज एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ भी देखो मैंने फिर से कुछ कुछ चीज़ों को मार्क कर दिया, कॉमिक्स एकदम फिंगर टिप्स पर आपके सारे पॉइंट्स आ गए होंगे, चेक करो, मैं वेट कर रहा हूँ। इज इट फाइन? वेरी गुड। नाउ लेट अस स्टार्ट द सेकेंड एलिमेंट। लंबा क्लास नहीं है, टेंशन मत आइएगा। अब हम लोग एक सेकेंड एलिमेंट शुरू कर रहे हैं, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट। नाउ बिफोर आई स्टार्ट, मैं एक बार आपको इस पेज पे फिर से ले जाता हूँ, जो पीछे हम लोग का पेज चल रहा था। मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग पिछली बार कुछ कॉकरोच के बारे में बात कर रहे थे, पेस्टल एनालिसिस के बारे में, वेयर लॉट ऑफ एनवायरनमेंट्स वेर देयर, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल, सोशियो कल्चरल। एक एलिमेंट एक्स्ट्रा लिख दो यहाँ पर, डेमोग्राफी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट। यहाँ लिख दो प्लीज, डेमोग्राफी ये भी एक पार्ट ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट होता है। डेमोग्राफी भी एक पार्ट ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट होता है। सो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल, सोशियो कल्चरल, डेमोग्राफी। दिख रहे वर्ड्स? श्योर एवरीवन? डिड यू राइट इट एवरीवन? तो मैं सबसे पहले आज सिर्फ एक एलिमेंट डिस्कस करूंगा, एंड देन विल वाइंड अप द क्लास, एंड देन विल मीट अगेन टुमारो इवनिंग। अब ये देखो, वैसे आपको पेन ड्राइव दिया हुआ है, ये क्लाइंबिंग्स मैं अपने कंफर्ट के अनुसार देखूंगा, एंड ऑफ कोर्स मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के अनुसार। तो एलिमेंट्स ऑफ, बिकॉज सम आर सेइंग मॉर्निंग, सम आर सेइंग इवनिंग, सम आर सेइंग 3 PM, तो आई कैन नॉट टीच 7 टाइम्स। तो एक टाइम जो मैंने निर्धारित किया आपके बैच के लिए, बिकॉज आई हैव माई फाइनल बैचेस ऑल्सो, एंड CA इंटर के बैचेस भी रहते हैं। तो ये रहा, सॉरी, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग ध्यान से देखेंगे। जस्ट अ मिनट, मैं कुछ अरेंज कर ले रहा हूँ कुछ। यस, ओके। नाउ डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन इन एन एरिया और कंट्री और इन द वर्ल्ड। कि आपके पॉपुलेशन में, प्लीज ध्यान से सुनना, आपके पॉपुलेशन में यंग एज कितने हैं, ओल्ड एज कितने हैं, आपके पॉपुलेशन में मेल पॉपुलेशन कितना है, फीमेल पॉपुलेशन कितना है, आपके पॉपुलेशन में लोगों के इनकम लेवल्स कैसे हैं, सबके पास अच्छा इनकम लेवल है या डिस्पैरिटी बहुत है, आपके पॉपुलेशन में पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं है, आपके पॉपुलेशन में लोगों का मतलब लोकेशन कहाँ है, पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा लोकेटेड है, आपके कंट्री में पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा लोकेटेड है, आपके यहाँ पर लोगों का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है। तो एक बार इसको अंडरलाइन करो, मेरे लिखावट को भी अंडरलाइन मत करना आप, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा डेमोग्राफिक्स किस तरह हमारे कंपनी के स्ट्रेटजीज को अफेक्ट करता है।
So it is the characteristics of the population in an area, district or country or in the world. It includes factors such as race, age, income, educational attainment, asset ownership. आपके यहाँ क्या अलाउड है? जैसे यूएस में प्राइवेट ओनरशिप है बहुत सारी चीज़ों का. इन मिक्स्ड इकोनॉमी प्राइवेट ओनरशिप भी है और कुछ कुछ गवर्नमेंट अपने पास रखता है. एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, लोकेशन, ओके, ये सारे फैक्टर्स. तो इससे क्या होता है सर बताइए ना. अगर मैं बोलूं इंडिया जैसे कंट्री में जहां अगर मैं बोलूं यंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो आप बताइए किस टाइप की इंडस्ट्री ज़्यादा चलेगी? यस, डिमांड फॉर विच प्रोडक्ट विल इंक्रीज. और चाइना जहां एजिंग पॉपुलेशन हो रहा है, या और कई कंट्रीज में प्रॉब्लम आ गया था कि अब चाइना ने वापस इस चीज़ को सुधारने का कोशिश कर रहा है कि जहां यंग एज की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहां क्या चीज़ का डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा, और जहां ओल्ड एज का पॉपुलेशन ज़्यादा है वहां क्या चीज़ का डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा. लेट मी सी योर बिजनेस नॉलेज और स्ट्रैटेजीज कि अगर आपको किसी कंपनी में नौकरी मिले तो व्हाट वुड यू फील कि अगर यंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है तो किस चीज़ का डिमांड बढ़ेगा. मैं चेक करता हूं किस टाइप के बिजनेस को फ़ायदा होगा. वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स का. Start doing it, please. Close the gate. Yeah. Yes. कुछ आंसर्स आ गए. ठीक है, चलो उसी में मैं देखता हूं. तो if young age population is more, demand for consumer goods will increase, fashionable items, mobile phone, इस टाइप की डिमांड्स बढ़ेंगे. और अगर मैं बोलूँ ओल्ड एज का आपके यहाँ अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तब आपके यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ का डिमांड बढ़ेगा, चश्मे का डिमांड बढ़ेगा. यस, चश्मा तो एक एज के बाद लगता ही है सबको. ओके, तो ऐसे सिचुएशन में देन डिमांड फॉर व्हाट विल इंक्रीज? मेडिकल फैसिलिटीज विल इंक्रीज, वॉकिंग टीथ विल इंक्रीज, वॉकिंग स्टिक, सॉरी वॉकिंग टीथ नहीं, वॉकिंग स्टिक एंड वो जो आप डेंटिस्ट से वो नकली दांत लगाते हैं, ये सब चीज़ का डिमांड बढ़ने वाला है. सो दिस इज द वर्ड. तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि वाई एज फैक्टर इज इंपॉर्टेंट. नाउ इनकम अगर आपके यहाँ लोगों का बहुत ज़्यादा है तो डिमांड फॉर लग्जूरियस आइटम्स विल बी वेरी हाई. अगर आपके यहाँ बहुत बहुत रिच लोग भी रहते हैं तो डिमांड फॉर लग्जूरियस आइटम्स विल बी वेरी हाई. सर हमारे यहाँ पर जो देखा गया है कि इनकम में भी देखा जा रहा है सर कि सॉरी नेक्स्ट पॉइंट, हमारे यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं हमारे कंट्री में. जिस कंट्री में पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पर आप देखोगे डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीजेज. तो सपोज मैं एक पब्लिशिंग हाउस हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना कैसे कैसे फैक्टर. तुमको लग रहा होगा बस ये एक डेफिनेशन है, जोग्राफिकल डेफिनेशन. मैं बोल रहा हूँ आपके यहाँ पढ़े लिखे लोग बहुत है आपके कंट्री में. तो पढ़े लिखे लोग अगर आपके यहाँ बहुत सारे हैं देन व्हाट विल हैपन बताओ. पढ़े लिखे लोग अगर आपके यहाँ बहुत सारे हैं तो आप एक पब्लिशिंग हाउस वाले हैं, तो आप अपना स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे? अब आप उसके अंदर और सब क्लासिफिकेशन करेंगे. कैसे सर? कि मैं कितने बुक्स, मेरे एकदम यंग एज में कितने लोग हैं, उनको किस टाइप के बुक्स पसंद आएंगे. चिल्ड्रन हमारे पॉपुलेशन में कितने हैं, उनको पिक्चर बुक्स पसंद आता है जहाँ पे वो फेरी टेल्स और ये सब वाली किताबें. और अगर अबव यंग एज वाले लोग कितने हैं, उनको नॉवेल्स पसंद आएंगे. कितने लोग हमारे पॉलिटिकल माइंडसेट वाले हैं, उनके पॉलिटिकल बुक्स पसंद आएगा. शशि थरूर जो लिखते हैं या इस टाइप के और राइटर्स जो इंडिया के राइटर्स हैं उनके बुक्स पसंद आएंगे. तो एजुकेशनल अटेनमेंट, तुमको लग रहा होगा एजुकेशन से बिजनेस स्ट्रैटेजी में क्या फ़र्क आता है. यस, पब्लिशिंग हाउस एग्जाम्पल लिखो. लिखो एग्जाम्पल, पब्लिशिंग हाउस क्या पब्लिश करेगा वो डिपेंड करेगा. ओके, एंड यंग एज अगर ज़्यादा है तो यस, एक बच्चे ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, डिमांड फॉर बेबी फूड एंड ऑल दोज थिंग्स विल इंक्रीज ऑफ कोर्स. तो वो इस तरह से ये जो बड़े बड़े मेडिकल कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, यही सब तो टारगेट करती है कि यहाँ बर्थ रेट बहुत हाई है इंडिया जैसे कंट्री में. तो यहाँ पर आपको देखोगे इतना ये सब टाइप का प्रोडक्ट्स मिलता है. बेबी सोप इतने महंगे महंगे होते हैं एंड वो डॉक्टर्स और डरा देते हैं ना, आपके बच्चे का स्किन खराब हो रहा है, बच्चे का स्किन देखिए काला पड़ रहा है, आप इसे ना सेटाफिल सोप से नहलाइए. एक सोप का नाम है टेडी बार. आपके बच्चे का स्किन ड्राई है, आप टेडी बार सोप से नहलाइए. जॉनसन सोप इज नॉट गुड, आप टेडी बार सोप यूज करिए. टेडी बार सोप 425 रुपीज़. तो इस तरह आप क्या देखोगे कि बहुत सारी बिजनेस, ये बिजनेस है.
कि टेडी बार सोप बनाना है, डॉक्टर्स को भी वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इसीलिए तो जा के मिलते हैं, मतलब कई बार पुश करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स. ऑल डॉक्टर्स आर नॉट लाइक दैट, बट समटाइम दे गेट इन्फ्लुएंस बाय दोज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स. समझ में आने लगा आपको? डेमोग्राफी में एज आ गया, कैसे डेमोग्राफी अफेक्ट करता है, योर जेंडर, सेक्स रेशियो इन द कंपनी और इन द कंट्री, ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. ये बुक पब्लिशर्स वाला एग्जाम्पल मैंने अपने पीडीएफ में जो आपको बोल रहा था, तुमने बुक पब्लिशर वाला एग्जाम्पल लिख लिया कि क्या वो प्रिंट करेगा. अनदर थिंग, लोकेशन. लोकेशन बोल के एक इंपॉर्टेंट चीज था, ध्यान से सुनना. अब मैं अगर बात करूं स्विट्जरलैंड की या माउंटेनस रीजन वाले जो कंट्रीज होते हैं, वहां पर अगर मैं अपना गारमेंट्स का शॉप खोलना चाहता हूं, या बहुत स्नोफॉल होता है तो कुछ मैं स्नोबोर्ड रिटेलर हूं, तो मुझे अपना फैक्ट्री कहाँ लगाना चाहिए. मैंने स्टडी किया डेमोग्राफी कि मेरे यहाँ पर पता चला है मुझे डेमोग्राफिक ये सब डेटा से कि ज़्यादातर लोग माउंटेन्स के पास ही रहते हैं, तो मेरे को अपना रिटेल शॉप माउंटेन्स के पास लगाना चाहिए. और अगर पता चले नहीं हमारे माउंटेन्स में तो कोई रहता ही नहीं है, बहुत वहाँ पे जंगली जानवर आते हैं हमारे माउंटेन्स में, लोग माउंटेन्स से बहुत नीचे रहते हैं, तब मैं अपना शोरूम वहाँ लगाऊंगा. लोकेशन क्यों स्टडी करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में? वो मैप वैप क्यों रहता है इंडिया का? तुम लोग ऐसा हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं भारत के मैप को. नो 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 नो, उसमें पूरा डेमोग्राफिक डिटेल्स रहता है कि हमारे यहाँ पर कहाँ पर किस सिटी में इतना पॉपुलेशन है, वहाँ हमारे इतने रिटेल यूनिट सेट होंगे. मैकडोनल्ड्स जब आ रहा था ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, बहुत देरी से आया था. मैं पहले जब मुंबई जाता था ना 2006 तक, मैं हमेशा फ्लाइट में मैकडोनल्ड्स के बर्गर को लेके आता था, जब तक यहाँ नहीं था. यहाँ आने के बाद मैं एक दो बार ही खाया, वो दूर के चीज़ हमेशा अच्छी लगती है ना. तो यहाँ जब वो आना चाह रहे थे, मैंने पूछता था वहाँ मुंबई में वहाँ पे शोरूम वाले को कि आप लोग ईस्ट में क्यों नहीं खोलते. पूरा अभी रिसर्च चल रहा है, क्योंकि हम लोग एक आउटलेट नहीं खोलेंगे, बहुत सारा आउटलेट्स खोलेंगे तो हमारा कुछ कुछ चीज़ जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट है वो शेयर हो जाता है. एंड वी वांट टू टारगेट लॉट ऑफ कस्टमर्स, ओके, ताकि वो ब्रांड लॉयल्टी भी डेवलप हो उस पूरे ईस्टर्न रीजन में. तो इसलिए लोकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका, आपके उस एरिया में पॉपुलेशन कहाँ रहता है, किस लोकेशन में पॉपुलेशन रहता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. कुछ कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन उनके बहुत सारे एरिया में रहता ही नहीं, से एक पोर्शन में रहता है, तो मैं फैक्ट्रीज वहाँ या शॉप्स वहाँ क्यों खोलूँगा जहाँ कोई रहता ही नहीं. तो दैट इज़ वाई वी स्टडी एज अ स्ट्रैटेजी. लिखा है अ स्नोबोर्ड रिटेलर शुड बी नियर माउंटेन्स, जहाँ पे लोग रहते हैं और जहाँ स्नो का काम आए. अब आप देखोगे स्वेटर, जहाँ जब भी आप हिल स्टेशन और में घूमने जाते हो, आप देखते हो स्वेटर शॉल बिक्री हो रहा है, क्योंकि उनको पता है टूरिस्ट आएंगे, वो शायद और भी खरीद ले, बहुत ठंड है. अब वो स्वेटर एंड शॉल आप अगर कश्मीर के या जहाँ पे भी दार्जिलिंग में जाओगे, मॉल रोड में अगर नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा बताओ. सर कैलकाटा में खोल दीजिए ना, वहाँ क्यों खोल रहे हैं? अरे वहीं ना खोलेंगे जहाँ डिमांड है, क्योंकि वहाँ लोग आते हैं जिनको उस टाइप का चीज़ का दरकार होता है. तो डेमोग्राफी से पता चलता है कि पॉपुलेशन कहाँ लोकेटेड है या पॉपुलेशन कहाँ ट्रैवल करता है. तो ये सब चीज़ें हमारा डेमोग्राफी का पार्ट है. एज, रेस, सेक्स रेशियो, इनकम, एजुकेशन अटेनमेंट, ऑल दीज थिंग्स. डिड यू नाउ अंडरस्टैंड? एथनिक मेकअप. एथनिक मेकअप मतलब सर मेकअप जो आप चेहरे पर कर रहे हैं? नो नो नो, वही जो मैंने आपको बताया था ना कि आजकल अक्रॉस द ग्लोब हर जगह के लोगों को हायर किया जाता है, कि आपके लोग अर्बन में रहते हैं, रूरल में रहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, बहुत सारे फैक्टर्स, ये जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया. यू नीड नॉट राइट दीज थिंग्स, दीज आर फॉर अंडरस्टैंडिंग. यू कैन रीड व्हाइल आई एम शोइंग इट टू यू. तो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ योर डेमोग्राफी, बिकॉज डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, ध्यान से देखो, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स विल अफेक्ट द मार्केट साइज इन इंडस्ट्री, कि वहाँ पर फिर मैं कितना बड़ा इंडस्ट्री सेट करूँ. उससे अपॉर्चुनिटीज़ का पता चलता है कि वहाँ अपॉर्चुनिटी है ना उस काम को करने का. ओके एवरीवन, सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाले लोग एफडीआई यहाँ क्यों लगाने रेडी हो जाते हैं बहुत बार? क्योंकि यहाँ डिमांड है. उन लोग जो प्रोड्यूस करके खुद तो ले जाएंगे अपने देश में, और यहाँ भी सलट जाएगा बहुत सामान. सो डेमोग्राफिक ट्रेंड्स विल अफेक्ट द मार्केट साइज, दे रिप्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. तो ये लोग यूजुअली गलती क्या करते हैं एग्जाम में जब आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, इट इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज लोकेशन. लोकेशन में लोग सोचते हैं डेमोग्राफी में तो सिर्फ पॉपुलेशन का वो एज और इनकम आता है, लोग यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोकेशन वाले फैक्टर को भी पढ़ें. अब जैसे देखो यहाँ पर पॉपुलेशन साइज, वो भी डेमोग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट वो है, और बर्थ रेट और पे पॉपुलेशन साइज डिपेंड करता है. और इस हिसाब से अगर हमारे देश में पॉपुलेशन साइज बढ़ रहा है तो इसका एक और एक एडवांटेज कोई बता सकता है? व्हाट विल हैपन? मैं ही बता देता हूँ.
कॉस्ट ऑफ लेबर लो होगा, मतलब ये एक पॉजिटिव फैक्ट। अब डिबेट छेड़ने लगे तो आप बहुत बोल देंगे सारी प्रॉब्लम्स ओवर पॉपुलेशन के कारण, आई एम नॉट गोइंग टू दैट, बट कॉस्ट ऑफ लेबर कम होगा, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होगा और हमारे यहाँ हम लोग इसको ज़्यादा प्रमोट कर पाएंगे। ओके, ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन वो जो मैंने आपको बताया, people are shifting to different cities nowadays for better job and better after education, and geographic distribution से भी हमें ये भी हेल्प मिलता है कि कहाँ पे कितने आउटलेट्स खोलने चाहिए, लिख देना हिंदी में। ओके, एक ज्योग्राफिक का मूवमेंट का एक पैटर्न देखा गया है आजकल वर्क एट होम पैंडेमिक के कारण, कि अब कंपनीज ये सोच रही हैं कि सपोज मैं ना कोई उसको लेता था, पहले हायर करता था, किसको, आई वॉज ऑल्सो हायरिंग सम पर्सन फॉर माई डिजिटल मार्केटिंग, तो उसको ऑफिस में आने का क्या दरकार है, वो अपनी क्रिएटिविटी घर बैठे बैठे भी कर सकता है। तो वर्क एट होम का कल्चर पैंडेमिक में इतना हिट हुआ है कि पीपल आर फीलिंग सो गुड, बड़ी बड़ी कंपनीज को प्रमोट कर रही है कि तुम घर पे काम करोगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, हमारे यहाँ आके काम करोगे तो सैलरी कम मिलेगा। सर वापस बताइए, यस, तुम घर पे काम करोगे ज़्यादा पैसा मिलेगा, हमारे यहाँ आके करोगे तो कम मिलेगा। सर ये क्या लॉजिक हुआ, एक तो बेचारा आ रहा है, कम पैसा देंगे आप, यस। उनका ये मानना है कि आप फिर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हो, हमारा बिजली आप पर लग रहा है। आप बड़े बड़े ऑफिसेज में, एक जन बता रहा था यूएस में, उसने गूगल के ऑफिस में गया था यूएस में, तो बोले एक ऐसा ऑफिस है, ऑफिस के अंदर दे हैव अ कैफ़े, आलिशान कैफ़े, लोग संडे भी ऑफिस चले जाते हैं, अपने फ्रेंड्स को वहीं बुला लेते हैं, आजा कैफ़े में आजा, जिम, कैफ़े, रेस्टोरेंट्स, एवरीथिंग इज़ फ्री। जो आप जिस लेवल की बात मैं कर रहा हूँ, स्विमिंग पूल सब है, तो संडे को भी वो सोचते हैं कि हम ऑफिस में ही काम कर लें, सब कुछ वहीं पे मनोरंजन भी कर लेंगे। तो वर्क एट होम पर वहाँ पर काम करोगे तो कई कंपनीज में ऐसा है, तो सैलरी आपकी कम है, और घर से काम करोगे तो सैलरी ज़्यादा है। ओके, तो वर्क एट, अब ऐसा कुछ कंपनीज में है, हर जगह तुम या जहाँ भी इंटरव्यू देने जाओगे, सर कैन आई वर्क एट होम, वो बोलेगा यू स्टे एट होम, नो नीड टू गिव फर्दर इंटरव्यू। So the concepts of work at home, these have started in India, and this implies some changes in HR strategy. अब हम रिक्रूट करने के समय, पहले क्या होता था, वी वुड हैव प्रेफर्ड कि हाँ अगर मैं मुंबई बेस्ड कंपनी हूँ तो आप मुंबई में घर है तो अच्छा है, वरना बार बार कोलकाता अपने घर में बीच में जाना चाहोगे। पर अब ये कॉन्सेप्ट हट गया, वो अपने वहाँ से भी आपके यहाँ काम कर सकता है, या आप उसको, वो कोलकाता आता है तो भी उसको आप बहुत सारा काम घर बैठे बैठे करवा लेते हो। तो वर्क एट होम का कल्चर्स के कारण HR strategies of business are affected. सब लोग पढ़ क्या रहे हैं आज, हम लोग पढ़ रहे थे कि कंपनी के स्ट्रैटेजीज में चेंजेस आता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण, और कंपनी के स्ट्रैटेजीज बहुत टाइप के होते हैं, प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी, HR स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, फिनेंस स्ट्रैटेजी। फिनेंस स्ट्रैटेजी, कैपिटल कहाँ से उठाना है, कौन सा कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ फंडिंग कम है, तो बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है, और ये स्ट्रैटेजीज अफेक्ट होते हैं आपके जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से, लोगों के मोबिलिटी से, वर्क एट होम वाले कॉन्सेप्ट से। अंडरस्टूड। एथनिक मिक्स मैंने आज बातों बातों में आपको पहले ही बता दिया था, मैंने यहाँ देखो एग्जाम्पल लिखा है, गूगल CEO अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मैकडोनल्ड्स आलू टिक्की, अमेजॉन्स दिवाली सेल, ये सब क्यों आ रहा है, बिकॉज यहाँ के जो इंडियन ओरिजिन के लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया की मार्केट को आपको टारगेट करना है तो इस टाइप के इंसेंटिव्स लाने पड़ेंगे। अरे एथनिक मिक्स का कॉन्सेप्ट ताजमहल जिन्होंने बनाया था ना, शाहजहां ऑल्सो एम्प्लॉयड आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर आपको कुछ बहुत अच्छा करना है तो आप सब टाइप के कल्चर के लोगों को मिलाते हैं, बिकॉज हर कल्चर में, हर टाइप के लोग में एक खूबी होती है, तो यू वांट द बेस्ट। तो इसलिए आप सबको मिलाकर एक डाइवर्सिफाइड वर्क फोर्स बना सकते हो, जो आपको बेटर इनपुट्स दे पाएगा कि किस टाइप के प्रोडक्ट आपको यूरोपियन मार्केट्स में टारगेट करने हैं, कौन सा चाइना के लिए अच्छा है, कौन सा मलेशिया के लिए अच्छा है, कौन सा इंडिया के लिए अच्छा है। तो मैनेजर्स कैन मैनेज अ कल्चरली डाइवर्सिफाइड वर्क फोर्स। इसका एक फ़ायदा, आपने एग्जाम्पल समझा ना, कॉन्सेप्ट जो मैंने इसके पहले आपको बताया था आधे घंटा आगे एथनिक मिक्स के बारे में। Markets are culturally diverse, so organizations require to understand these things. ये मेरे पर्सनल है, मैं आपको समझा रहा हूँ, you need not write these things. तो ethnic mix का मतलब क्या हो गया, that people of different region they are being hired, और हर टाइप के लोग आजकल हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में देखिए, ऐसा नहीं है कि फाउंडर्स ऑफ रिलायंस अगर गुजराती हैं तो सिर्फ गुजराती को ही हायर कर रहे हैं, दे वांट एवरीवन, दे वांट साउथ इंडियंस, दे वांट बंगालीज, दे वांट नॉर्थ इंडियंस, ताकि मेरे को हर टाइप के लोगों का एक बैलेंस्ड वर्क फोर्स रेडी हो सके।
जो मेरे कस्टमर्स को भी फिर वो टारगेट करने में मुझे बेटर इनपुट्स देते हैं, एंड वर्कफोर्स के लिए भी वो बेटर हैं. डिड यू सी दिस एवरीवन? 5 more minutes. तो डिड यू अंडरस्टैंड द एथनिक मिक्स कॉन्सेप्ट? एग्जाम में पता है क्या है एथनिक मिक्स? कौन सा मैक्रो एनवायरनमेंट का फैक्टर है? तो एथनिक मिक्स इज अ फैक्टर ऑफ डेमोग्राफी, मैक्रो एनवायरनमेंट. ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कौन से एनवायरनमेंट का एक फैक्टर है? डेमोग्राफी के अंदर, मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर. लास्ट है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने आपको पहले ही बताया था. इफ इनकम इंक्रीजेस, कंज्यूमर लग्जरी गुड्स के डिमांड बढ़ेंगे. ओके तो आज हम लोग यहां तक करेंगे. दैट इज डेमोग्राफी वाले पार्ट को मैंने ये लिख लेना, बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे करवाया है. इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आपके कंट्री, ये भी डेमोग्राफी का पार्ट है कि इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. कुछ ही लोगों के पास आपके यहाँ इनकम है और बाकी लोग गरीब हैं, तब मेरे को सोचना पड़ेगा व्हाट टाइप ऑफ, इट्स अ वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट. अगर बहुत लोग अगर गरीब हैं तो इट्स अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट. तो मेरे को किस टाइप का प्रोडक्ट्स बनाना होगा. बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है, मारुति जैसी कंपनी, उनकी महंगी गाड़ियाँ भी हैं 18-20 लाख की, उनकी 9 लाख वाली गाड़ी भी है और उनके 5 लाख की भी गाड़ी है. सर क्यों बना रहे हैं तीनों टाइप का इन लोग? उन लोग देखना चाह रहे हैं, हर टाइप के ग्रुप्स को टारगेट करना चाह रहे हैं. अंडरस्टूड? ये जो गाड़ियों के मॉडल्स में इतना वेरिएंट्स क्यों होता है? बिकॉज दे नो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इंडिया जैसे कंट्री में अलग अलग है. एंड ज़्यादातर किस वाले रेंज में आएंगे? लोअर एंड मीडियम. क्योंकि सब लोग तो वैसी गाड़ी नहीं ले सकते ना जिसका वो ऊपर से, क्या बोलते हो तुम लोग, बच्चे लोग इस बाहर मुंडी निकाल लेते हो ना. आई पर्सनली डोंट लाइक सच कार्स. मेरे को लगता है कि इतना एसी गर्म में कौन एसी से बाहर खड़ा हो कैसे वेव करेगा लोगों को. ऑफकोर्स दैट इज़ ओनली फॉर चिल्ड्रन. हम और आप जैसे लोग, अब जो 18-18, 20-20 साल के तुम लोग हो गए हो, ऐसे गाड़ियों से मुंडी निकाल के ऐसे सबको बाय करोगे, अचानक लैंप पोस्ट आएगा, माथा धड़ से अलग हो जाएगा. सो डोंट डू दैट. एनीवेज, तो आपको ये पॉइंट समझ में आने लगे, एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट. तो हमने एक एलिमेंट आज कंप्लीट किया है, दैट इज डेमोग्राफिक वाला एलिमेंट. और डेमोग्राफी के अंदर जो कुछ ऑब्जर्वेशंस लिख लेना चाहिए था यहीं पर, जो मेन चार्ट था. क्या बताओ? एज, जेंडर, लोकेशन, एथनिक मिक्स, यहीं पर लिख लो सो दैट यू डोंट मिस इट आउट. So many things done and we'll meet again tomorrow. तो most probably होगा ही, कल एक ग्रुप में चेकिंग कर लेना. So we are winding up this class, we are ending this class for today. Thank you so much. लिख लीजिए, मैं 10 सेकेंड वेट कर रहा हूँ. इसकी टेस्ट होगी once I complete this entire chapter 2. पीछे के क्वेश्चन अभी आप अपने आप मत देखिएगा वरना चीटिंग हो जाएगा. Okay, bye finally.